नमस्कार साथियों, मैं बीएल गौड़ मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप और आपके परिवार के स्वस्थ और प्रसन्न होने की कामना करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का एक वीडियो अपन बना चुके हैं और आप तक पहुंचा भी चुके हैं। आपने देखा होगा विसर्ग संधि के मोटे रूप से 2 वीडियो बनते हैं। कोशिश करूंगा 2 पे, हो सकता है तो 3 भी बन सकते हैं। तो दूसरा वीडियो आज बना रहा हूं, उसको आराम से देखें और पहला वीडियो देखने के बाद दूसरा देखें। आवश्यकता होगी तो और आगे बढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि की परिभाषा मैं पहले वीडियो में दे चुका हूं और विसर्ग संधि के उदाहरण पहले वीडियो में जो नियम बताए थे उस नियम के अनुसार मैं आपको दे चुका हूं। अधिक से अधिक उदाहरण आप अभ्यास भी करते रहें और देखते भी रहें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप बताते भी रहें। चलते हैं आज विसर्ग संधि के दूसरे नियम की ओर। तो दूसरा नियम लेने से पूर्व बता देता हूं कि पहले मैंने आपको सघोष और अघोष जो पढ़ाए थे तो वो पुनः एक बार याद कर लें। सघोष कौन कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। सघोष यानी घोष वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व यर लव ह वर्ण होते हैं। अघोष हर वर्ग का पहला दूसरा और श स और स तीनों श होते हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। जब जब भी आपकी विसर्ग संधि आएगी आपको इनके बारे में ध्यान देना होगा। चलते हैं दूसरा नियम जो मैंने लिखा था आपका उत्व नियम। उत्व यानी ओ वाला नियम। तो चलते हैं उत्व वाले नियम की ओर। विसर्ग संधि विसर्ग संधि की परिभाषा आपको बता चुके हैं, ना कोई परिभाषा पूछी जाती है। पहला नियम ऋत्व विधान पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम है उत्व विधान। उत्व विधान का अर्थ है ओ वाला नियम। अपनी भाषा में याद करना है, नंबर लाना है। नियम कैसे भी हो समझ में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम है विसर्ग के, लेकिन मैं आपको 3-4 नियमों में विसर्ग संधि पूर्ण करवा देता हूं। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले मैं बता रहा हूं शब्द को देखें। पयोद यानी पद के मध्य यानी शब्द के मध्य ओ आएगा। ओ के बाद सघोष वर्ण यानी घोष वर्ण। जैसे र वाले नियम में भी घोष वर्ण के ऊपर रेफर आता था, वो विसर्ग होता था। तो यहां पे भी आपको सघोष यानी घोष वर्ण याद करने हैं। घोष वर्ण कौन कौन से बता देता हूं मैं आपको, एक बार पुनः बता देता हूं। घोष वर्ण, घोष कहो चाहे सघोष कहो एक ही बात है। जैसे वर्ग होते हैं 5 क च ट त प। हर वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये और इसके अलावा आपके हो जाएंगे य र ल व और ह। ये आपके सघोष वर्ण है, यानी हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह ये घोष वर्ण माने जाते हैं। हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों श श स और स ये अघोष माने जाएंगे। कौन से वर्ण माने जाएंगे? अघोष। अब आपको ध्यान कहां देना है, जैसे ये ओ आया बीच में, शब्द के बीच में ओ के बाद घोष वर्ण, तो ओ का क्या करोगे? विसर्ग करोगे। तो अब ओ के बाद देखिए द आ गया, द त वर्ग का आता है, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? पय प्लस क्या हो जाएगा? द। ये आपकी संधि हो गई। उल्टा पूछा जाए तो विसर्ग के बाद घोष वर्ण, ध्यान देना, विसर्ग के बाद घोष वर्ण आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है।
इसका वास्तविक नियम ये है, यदि याद करना चाहते हैं, लेकिन इतना लंबा नियम होगा। विसर्ग से पूर्व अ, विसर्ग के बाद अ, तो अ प्लस विसर्ग ओ के बाद अ एकादश ओ हो जाता है। तो इतना नियम ना तो याद करना है, ना इतना याद रहता है। आपको सीधा देखना है कि शब्द के मध्य ओ आ गया, ओ के तुरंत बाद का अक्षर देख लीजिए, घोष वर्ण है तो ओ का विसर्ग हो जाता है। अब ओ में गुण संधि भी होती है, बता देता हूं, वो गुण बताऊंगा, आप बता देता हूं। जैसे यहां पे भी महोदय, अब यहां ओ के बाद यहां पे भी सघोष है, लेकिन यहां ये ओ है, ये आ के बाद बना है उ और उ आने से, तो महा प्लस दय हो उदय होगा। इसके क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय, यानी अ आके बाद में उ आने से वो गुण संधि बना है, यहां से गुण संधि है। ध्यान देना, यहां पे यदि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि विसर्ग करूं आ करूं, तो करके देख लीजिए, पयः प्लस उदह, तो अपने आप में ये शब्द गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दोनों में देखना जरूरी है कि गुण में भी ओ आता है और विसर्ग में भी ओ आता है। तो गुण बनता है अ आके बाद उ और उ आने से ओ हो जाता है, और विसर्ग में बनता है ओ के बाद स घोष आते ही ओ का विसर्ग हो जाता है। पूरी डिटेल गुण संधि बताएंगे तब आपको और समझाएंगे, उसमें उतो भी आएगी और गुण भी आएगी, दोनों समझाऊंगा तभी तो काम आएगा। आगे देखिए और उदाहरण दे रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं ओ वाला नियम, पयोद यशोदा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यशोदा, अर्थात यशः प्लस क्या हो जाएगा, दा, ओ के बाद घोष वर्ण आ गया, ओ का विसर्ग हो गया। मनोहर, ध्यान दें, मनोहर, तो ओ आया, ओ के बाद घोष वर्ण, तो ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग, मनः प्लस क्या हो जाएगा, हर। आगे देखिए, मनोरम, तो क्या हो जाएगा, मनः प्लस क्या हो जाएगा, रम। आगे तपोधन, ओ के बाद स घोष आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये ओ का विसर्ग, तपह प्लस क्या हो जाएगा, धन। तपोबल, ओ के बाद में ब स घोष, तपोबल, तो क्या हो जाएगा, तपह प्लस क्या हो जाएगा, बल। यशोगान, यशोगान, अर्थात यशः प्लस क्या हो जाएगा, गान। ध्यान दो बोर्ड की ओर, वापस संधि कौन सी ले रहे हैं, उत्व विधान। उत्व विधान की पहचान कैसे करोगे, ओ से। ओ कहां आएगा, शब्दों के बीच में। अब ध्यान कहां दोगे, ओ के बाद वाले अक्षर पे ध्यान दोगे। ओ के बाद वाला वर्ण है, अक्षर है, घोष वर्ण आना जरूरी है। घोष वर्ण कौन कौन से हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या र ल व ह। तो संधि विच्छेद करोगे उस समय ओ का क्या कर लोगे, विसर्ग कर लोगे। ध्यान देना, और आगे जो वर्ण है वो कब आ जाएगा, उल्टा पूछ ले तो विसर्ग के बाद का अक्षर देखिए क्या आना चाहिए, घोष वर्ण। कौन सा आना चाहिए, घोष वर्ण। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, यानी अ, विसर्ग से पहले भी अ आना जरूरी है, वो अपने आप अ ही आता है। तो ये घोष वर्ण के माध्यम से आपको उत्व विधान समझाया। उत्व विधान के दो भाग है, पहला भाग पूरा हुआ। अब इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, पूरा दूसरा भाग लेने के बाद बहुत सारे उदाहरण देंगे, उससे आपका अभ्यास हो जाएगा। अब लेते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग में भी ध्यान तो वो का ही देना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर होगा। कैसे होगा, अब समझा रहा हूं, देखिए इसमें क्या होगा, वो तो यही आएगा जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूं, यशो अभिलाषा। ध्यान देना, अब वर्तमान में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। किस प्रकार से ये पूछा जाता है, अवग्रह को, यशो अभिलाषा। देखिए पद के मध्य यहां पे भी ओ आएगा और वहां पे भी ओ था, लेकिन यहां ओ आएगा, वो कैसे आएगा, देखिए ओ के बाद अवग्रह, इस चिन्ह का नाम अवग्रह है। ध्यान देना, क्या नाम है, अवग्रह। ध्यान देना,
अवग्रह चिन्ह कब आएगा? ओ के बाद। संस्कृत में तो अभी भी आता है, लेकिन हिंदी में अवग्रह आता नहीं है। अवग्रह की जगह साइलेंट रहेगा, पहचान आपको करनी होगी। जैसे दोनों शब्द मैं बोल रहा हूं, यशोभिलाषा, यशोभिलाषा, देखो यशो अभिलाषा, यहां तो अ दिख रहा है आपको, लेकिन यहां अ दिख नहीं रहा है, तो यहां पे अ साइलेंट है, यानी यहाँ पे अ लुप्त है, छुपा हुआ है, तो वो बोलते समय अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये आपको बोलते समय ध्यान देना होगा। यानी ओ देख लिया, ओ के बाद देखिए अब संधि कैसे करोगे? ओ का विसर्ग कर दोगे, यशः प्लस क्या हो जाएगा? अभिलाषा। यशः प्लस क्या हो जाएगा? अभिलाषा। ये आपकी संधि हो गई। कैसे हुई? ओ का विसर्ग कर दिया, अवग्रह का अ कर दिया। ये तो होता है संस्कृत में। हिंदी में अवग्रह बहुत कम पूछा जाता है, पहले आते थे उदाहरण। तो अब आपको बोलते समय लोग यशोभिलाषा, तो ओ का विसर्ग करोगे तो आगे वाला शब्द अपने आप बन जाएगा। जैसे यशः, अब आगे भिलाषा है, तो भिलाषा शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे अपने आप आपको ओ के बाद ध्यान देना, अ आना जरूरी है उच्चारण में। तो यशः प्लस क्या हो जाएगा? अभिलाषा। यशः प्लस अभिलाषा। इसी प्रकार से मनोनुकूल, आपके सामने सब लिखा है, आप बोलते समय पता लगा लोगे कि यहाँ पे कहाँ छुपा हुआ है? मनोनुकूल। तो मनो ओ को विसर्ग करते ही प्रकट हो जाएगा अपने आप ही, तो क्या हो जाएगा? मनः प्लस क्या हो जाएगा? अनुकूल। ये हो जाएगा मनः प्लस क्या हो गया? अनुकूल। आगे देखिए, जैसे आगे प्रथमो ध्याय, प्रथमो ध्याय, ये आपके शब्द आया। अब इसको टुकड़ा कीजिए, ओ का विसर्ग कर लीजिए, प्रथमः प्लस, अब यहाँ नहीं है, ध्याय है, तो अपने आप में आप करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक शब्द आपके जबान पे आ जाएगा। प्रथमः प्लस क्या हो जाएगा? अध्याय। ये आपकी संधि हो गई। कौन से? उत्त का द्वितीय नियम। और भी उदाहरण देखिए, अन्योन्य, वापस बता रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। यशोभिलाषा, तो पहचान कैसे करोगे? ओ से। ओ आते ही दिमाग लगाना कि ओ के बाद ओ वाले दो नियम है। एक तो है आपका है सघोष वाला, इसमें सघोष इसमें भी आएगा, लेकिन अघोष भी आ सकता है, लेकिन अघोष आते ये शब्द अपने आप में गलत हो जाएगा, कभी भी सही नहीं होगा। ओ के बाद हमेशा ध्यान देना, ओ के बाद अघोष वर्ण आते ही वो शब्द अशुद्ध माना जाता है। यहाँ पे भी घोष होगा, लेकिन यहाँ अ छुपा रहेगा, तो अलग करते समय आपको अ का प्रयोग करना है। जैसे यशोभिलाषा, यशः प्लस भिलाषा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो सीधा, यदि अपन पहले वाला नियम से करते हैं यशः प्लस भिलाषा, तो भिलाषा शब्द अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, तो अब यहाँ पे आपको प्रकट करना अपने आप में आ जाएगा, यशः प्लस अभिलाषा। मनोनुकूल, तो क्या हो जाएगा? मनः प्लस अनुकूल। मनः प्लस अनुकूल अपने आप बोलोगे तो त्रुटि लगेगी आपको। प्रथमोध्याय, प्रथमः प्लस ध्यायः। जैसे अन्योन्य, जैसे अन्योन्य, अन्य प्लस न्य शब्द हटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? अन्यः प्लस अन्य, अर्थात ये कौन सी संधि हो गई? उत्व विधान विसर्ग की, यानी ओ वाले नियम की संधि। कितने भाग थे इसके? दो। पहला भाग था ओ के बाद सघोष, यानी दोनों नियमों में बीच में ओ आएगा, ओ के बाद सघोष दोनों में आएंगे, लेकिन ध्यान ये देना है पहले वाले नियम में ओ के बाद सघोष आएगा तो ओ का विसर्ग होगा, और जो शब्द लिखा है वो सघोष वैसा का वैसा होगा। द्वितीय नियम में ओ के बाद सघोष आएगा, उस सघोष से पूर्व ओ के बाद अ छुपा रहता है, विच्छेद करने पे अ को प्रकट करना होता है। ये आपके उत्व के दोनों भाग हो गए। अब इस उत्व के आपके मैं 8, 10 क्या 25, 40 और उदाहरण देता हूं, उससे आप अभ्यास करें, उसके बाद हम आगे संधि लेंगे। अब उदाहरण दे रहा हूं, देखिए उदाहरण की ओर। तो अपने उत्व संधि पढ़ी विधान, अब इसके उदाहरण देख के अपना अभ्यास करते हैं, कितने सही होते हैं आपके। जैसे सरोज, मैं बोल रहा हूं उससे पहले आप कर लेना। सरोज, ओ के बाद विसर्ग, ओ का विसर्ग कैसे होता है? सघोष आते ही, तो सरह प्लस ज, सर यानी तालाब,
ज यानी जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला। सरोज कमल का पर्यायवाची है। जहां ज आता है वो कमल का पर्यायवाची होते हैं। अपने आप में बहुत सारे ऐसे शब्द है। पयोधर, पयः प्लस धरः, ओ के बाद घोषवर्ण। वयोवृद्ध, ओ के बाद घोषवर्ण, तो क्या हो जाएगा वयः प्लस वृद्धः। संस्कृत में हो तो विसर्ग पीछे आएगा, हिंदी में पीछे विसर्ग नहीं आएगा, अंतर इतना ही रहेगा। लेकिन संस्कृत के शब्द थोड़े बड़े बड़े अलग होते हैं, संस्कृत में अपन करवाएंगे अलग से। आगे शिरोमणि, तो शिरः प्लस मणि, शिरः प्लस मणि, पहचान कैसे करोगे, ओ के बाद घोषवर्ण। मनोबल, तो मनः प्लस बल। इसी प्रकार आगे मनोज, तो क्या हो जाएगा मनः प्लस ज। मनोवृत्ति क्या हो जाएगा मनः प्लस वृत्ति। इसी प्रकार से उरोज, तो क्या हो जाएगा उरह प्लस ज। पुरोहित, पुरः प्लस हित। आगे वक्षोज, वक्षः प्लस ज। सर्वतोमुखी, सर्वतः प्लस मुखी। अब देखो गुण होता है तो उमुखी हो जाता है, लेकिन गुण होगा नहीं। कभी यदि आप कंफ्यूज जाते हो तो दोनों करके देखो, शब्दों से पता अपने आप लग जाता है। मनोदशा क्या हो जाएगा मनः प्लस दशा। इसी प्रकार से मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मनः प्लस विज्ञान। ज्ञान ही बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, लेकिन अपने उच्चारण में अभी अभ्यास ही है। बाकी इसको ज की ध्वनि करते हैं, ज प्लस यहाँ होता है, मनोविज्ञान बोलते हैं इसको। विज्ञान को विज्ञान बोलते हैं अपने अपनी भाषा में। अभी आदत पड़ी हुई है, हर बच्चे ये बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण ज नहीं है, ज से होता है। मनोरोग, मनः प्लस रोग। इसी प्रकार सरोवरः, सरः प्लस वर। इसी प्रकार से पुरोधा, तो क्या हो जाएगा पुरः प्लस धा। अधोगति, वो देखो ऊपर आगे गौस है, अधः प्लस गति। आगे शिरोरेखा, तो क्या हो जाएगा शिरः प्लस रेखा। नेक्स्ट तपोधनः, तो क्या हो जाएगा तपः प्लस धन। इसी प्रकार से सरोरुह, तो सरः प्लस रूह। उसी प्रकार से अब उत्तर का दूसरा नियम है मनोनुसार। अब आप खुद बताओ, मन प्लस नुसार गलत हो जाएगा, तो अ छुपा हुआ है। मनः प्लस अनुसार, मन के अनुसार। इसी प्रकार से मनोविलासा, तो क्या हो जाएगा मनः प्लस अभिलाषा। ध्यान देना, अ छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना है। कैसे, ओ का विसर्ग करते स्वतः ही अ की ध्वनि उच्चारित हो जाती है। मनोनुभूति, तो क्या हो जाएगा मनः प्लस अनुभूति। इसी प्रकार से आगे मनोभिराम, तो क्या हो जाएगा मनः प्लस विराम होगा कि अभिराम होगा, अभिराम, अभिराम। और एक अविराम, अभिराम, अविराम लगातार, अभिराम है सुंदर। यशो अर्जुन, तो क्या हो जाएगा यशः प्लस अर्जुन, यशः प्लस अर्जुन। ध्यान देना, अ छुपा हुआ है। सो अहम, यहाँ वग्र वाला कई बार पूछा जाता है, संस्कृत शब्द है, ये हिंदी शब्द है। तो सह प्लस अहम, और सो अहम यदि हलंत नहीं आता है, सो अहम ऐसे आता है, तो भी क्या हो जाएगा सह प्लस अहम। और अहम में हमेशा हलंत आता है, संस्कृत शब्द से है, कई बार हिंदी में पूछा हुआ शब्द है ये। तो कहने का अर्थ ये हुआ, अपन विसर्ग के एक तो रुत वाला नियम पढ़ा था, जो पहले पढ़ा था, उसमें रुत वाला नियम में क्या था, पद के मध्य घोषवर्ण, घो के बाद घोष, पद के मध्य घोषवर्ण, और उस घोषवर्ण पे रेफ र आता है, तो रेफ र का क्या करते थे अपन विसर्ग करते थे। दूसरा पढ़ रहे थे उत्व विधान,
उत में क्या होगा, पद के मध्य ओ आता है, ओ के बाद घोष वर्ण आता है, तो ओ का अपन क्या करते हैं, विसर्ग। और इसमें दूसरा नियम है, ओ के बाद साइलेंट रहता है, उसको प्रकट करना पड़ता है। ऋतु के भी दो नियम थे। दूसरा नियम था पद के मध्य र से पूर्व ह्रस्व स्वर, तो र का विसर्ग और स्वर अलग होते थे। ये दूसरा वीडियो देखने से पहले वो विद्यार्थी पहला विसर्ग संधि का वीडियो अवश्य देखें, तभी आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ध्यान देना। अब ये उत विधान के दो प्रकार के नियम, एक तो ओ के बाद घोष, इसमें ओ के बाद घोष तो आएगा लेकिन अ इसमें छुपा रहेगा, उसको प्रकट करना होगा। ये अपन पढ़ी उत विधान। अब विसर्ग का तीसरा विधान पढ़ रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं सत्व विधान। वो कैसे होगा, चलते हैं सत्व विधान की ओर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विसर्ग के दोनों नियम आपके समझ में आ गए होंगे। पहला ऋत्व था, दूसरा उत्व था। ऋत्व के भी दो नियम थे, दो भाग थे, और उत्व के भी दो भाग थे, यानी चार अलग नियम करा तो चार नियमों में। और आपके परीक्षा में पढ़ते समय आसान तरीके से समझा हुआ है, रटा हुआ नहीं है, तो कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। संधि को रटे नहीं, संधि को समझे। अब मैं तीसरा विसर्ग का विधान ले रहा हूं, सत्व विधान। कौन सा ले रहा हूं, सत्व विधान, यानी श वाला नियम। श वाले नियम में कितने हैं, तीनों श है, तीनों अलग अलग बोले जाते हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। शंकर, षटकोण, संसार, यानी श, स और स। अब तीनों के नियम कैसे होंगे ध्यान दें। कौन सा नियम ले रहा हूं, सत्व विधान। सत्व विधान यानी श कितने होते हैं, तीन। एक स तालव्य, तालव्य, श मूर्धन्य, श दंत्य, स। अब तीनों अलग कैसे कैसे आएंगे, जैसे आधे अक्षर आएंगे। पहले मैं ले रहा हूं ये श तालव्य, इसके बाद च, छ, श। इन तीनों में से कोई एक वर्ण आएगा, तब आपको इस श का क्या करना है, विसर्ग। ध्यान दें बंधुओं, कैसे, ये श स्वर रहित आएगा, तालव्य आधा। इसके बाद इन तीनों अक्षरों में से कोई एक अक्षर ही आएगा, ये हिंदी का फिक्स शब्द है, कभी भी ध्यान देना। आधे अक्षर के बाद श के बाद च, छ, श, तो आप श का क्या कर लोगे, विसर्ग। जैसे आपको शब्द दिया निश्चय, आपको ये शब्द दिया, इसकी संधि करनी है निश्चय, यानी श के बाद च आ गया, तो आप क्या करोगे, श को विसर्ग कर लोगे, निहि प्लस क्या हो जाएगा, चय। यानी कभी भी ध्यान देना, हिंदी में आपको संधि पूछी जाए, कौन सी संधि है, ये तीनों श आदि आएंगे, उसके बाद हमेशा वही वर्ण ही आते हैं, हिंदी का फिक्स नियम है। तो हमेशा विसर्ग संधि बिना सोचे समझे कर सकते हो। नियम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियम याद इसलिए करने पड़ते हैं कि आपको उल्टा पूछ लिया, जैसे नि प्लस चय पूछ लिया, अब आपको जोड़ना है, तब आपको देखना है कि विसर्ग के बाद च आया हुआ है, इसका मतलब यह विसर्ग तालव्य श में बदलेगा। जैसे और देख रहा हूं आपको, निश्चल, ये शब्द दिया हुआ, निश्चल को देखो, श के बाद में छ आ गया, तो क्या हो जाएगा, निहि प्लस क्या हो जाएगा, छल। ध्यान दो। अब ये कहिए आपको उपसर्ग पूछ ले, मैंने कहा संधि के साथ में उपसर्ग का भी ध्यान दें। तो उपसर्ग में कोई भी स आता है, तो उपसर्ग में आपका स कौन सा होगा, दंत्य, निश। ध्यान देना, निश ही होता है। हाँ, निश विकल्प में नहीं है तो निश वो कर सकते, अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, स दंत्य आता है। आगे देखिए, जैसे निशंका, अब इसको टुकड़ा कीजिए, श आ गया तो क्या हो जाएगा, निहि प्लस क्या हो जाएगा, शंका। उसी प्रकार से दुशासन, तो इसकी संधि क्या होगी, देखिए श के बाद में स आ गया, तो दुहु प्लस शासन, ये हो गया दुहु प्लस शासन। तो कहने का अर्थ ये हुआ, आपको सिर्फ क्या याद करना है, तालव्य श के बाद क्या आएगा, च है, छ है, श, तीनों। देखिए
श के बाद में च छ श, तो इस श के बाद ये वर्ण कोई भी आता है तो तीनों में आएगा कोई न कोई एक आएगा, तो तालव्य ये श का क्या हो जाएगा, विसर्ग। ध्यान देना, ऐसे शब्द आते हैं तो कोई लफड़ा है ही नहीं, ऐसे शब्द आते हैं संधि विच्छेद की वजह जोड़ने के लिए, तो ये च छ श देख लेना, उससे पहले विसर्ग आना जरूरी है, तो विसर्ग जगह आपका तालव्य श आधा यानी स्वर रहित हो जाता है। तो ये तो आप हुआ एक नियम सत्व विधान का, कौन सा, तालव्य वाला श का। आगे बढ़ते हैं दूसरे श, कौन से श, मूर्धन्य। मूर्धन्य कहो, पेट फाड़ स कहो, यानी पेट फाड़ना, जैसे अपनी भाषा में कह सकते हैं, कभी कभी हम यही नाम देते हैं लेकिन वास्तविक नाम मूर्धन्य है। मूर्धन्य का अर्थ ये हुआ, यानी इनको अपन दो भाग करते हैं इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो श के बाद में क्या होगा, क है, ट है, ठ है, प है, फ है और ये श है, और भी है लेकिन संस्कृत में ज्यादा है, हिंदी में इससे काम चल जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारे शब्द याद करने पड़ेंगे। कौन सा श ले रहे हैं, मूर्धन्य स्वर रहित। मूर्धन्य श के बाद कौन कौन से वर्ण आएंगे, क ट ठ प प्र और श, तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श का विसर्ग हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया आपको निष्कर्ष, ये निष्कर्ष शब्द दे दिया। अब देखिए श मूर्धन्य आया, इसके बाद ये क वर्ग आ गया। देखो वर्ग का कोई भी अक्षर आ सकता है, लेकिन ये फिक्स ध्यान रखना, ये नियम कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं है, वर्ण याद कर लेना। यदि ऐसा शब्द आता है तो हमेशा निश्चित ऐसे शब्द आते हैं, उल्टा पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो निहि प्लस कर्ष संधि क्या हो जाएगी, निहि प्लस क्या हो जाएगा, कर्ष, ये आपकी विसर्ग संधि सत्व विधान वाली। आगे आपको दे दिया धनुष टंकार, तो क्या हो जाएगा, धनु प्लस क्या होगा, टंकार, यानी ये एक व्यंजन संधि में भी इस प्रकार से शटु तो होता है, लेकिन वो करवाएंगे तब आपको थोड़ा बताएंगे। हिंदी में अधिकतर यही ध्यान देना, संस्कृत में ये दोनों दो संधि भी होती है। आगे जैसे आपको दे दिया निष्ठुर, तो इसमें क्या हो जाएगा, निहि प्लस ठुर, ये व्यंजन भी होती है, नि प्लस स्थुर भी होती है। व्यंजन में दो संधि ऐसी जो विसर्ग के अंदर चलती है, तो व्यंजन करवाऊंगा तब इसकी संधि को उदाहरण दूंगा, तब आपको इसे तुलना करवाऊंगा और फिर आपको परीक्षा में कौन सी करनी, दोनों आए तो। अभी सिर्फ आपको ध्यान यही देना है, नि प्लस क्या हो जाएगा, ठुर। आगे आपको दे दिया दुष्परिणाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुहु प्लस क्या हो गया, परिणाम, और परिणाम पूछे परि प्लस नाम होती है जो व्यंजन में करवाएंगे। इसी प्रकार से फ का है तो आपको दे दिया निष्फल, श के बाद फ आ गया तो क्या हो जाएगा, निहि प्लस फल, ध्यान दो, निष्फल या निहि प्लस फल। अब ये भी संधि है रामष्ठ, अब यहाँ पे श के बाद स आ गया। ये ऐसे शब्द संस्कृत में पूछे जाते हैं, हिंदी में कम भी पूछे जाते हैं, लेकिन कभी पूछ ले तो ध्यान दें, रामः प्लस क्या हो जाएगा, षष्ठ, ये आपका श वाला नियम। दूसरा अर्थात पहचान कैसे करोगे, मूर्धन्य श स्वर रहित यानी आधा अक्षर आएगा, इसके बाद क ट ठ प और प्र भी याद कर लेना, एक प के साथ प्र है तो बात एक ही है। जैसे और दे देता हूं निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन बात वही है, प और प्र से ही बना है, प्र से देखो र लग गया, एक ही बात है, आधा हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, निहि प्लस प्रयोजन, दुष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन, निष्प्राण, बहुत सारे शब्द है, तो प और प्र एक ही है, फ और श। तो आप संधि करते समय स्वर रहित आधा जो मूर्धन्य श है उसका क्या हो जाता है, विसर्ग। ध्यान देना, विसर्ग का कौन सा विधान पढ़ रहे हैं, सत्व विधान। सत्व विधान में अपने जो तालव्य था वो तो पढ़ लिया, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, मूर्धन्य। मूर्धन्य श के बाद कौन कौन से वर्ण आते हैं, क ट ठ प प्र फ श, कहीं कहीं ब भी आता है लेकिन संस्कृत में आता है, हिंदी में बहुत कम आते हैं। अब ऐसे शब्द आते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं, आपको टुकड़ा करने में सीधा विसर्ग संधि का होता है, आधे से विसर्ग कर दो। जोड़ने के लिए आते हैं तो आपको ध्यान देना है कि विसर्ग आपका
किसकी जगह आता है, ये वर्ण आते हैं तो विसर्ग मूर्धन्य श की जगह आ जाता है। इस बात का ध्यान देना है। अब अपन आगे आते हैं तीसरा स, कौन सा, दंते स। अब इसके बाद कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रकाश डालते हैं, देखिए। यानी सिर्फ आपको स वाले नियम में तीनों स का ध्यान देना है, और तीनों स कहाँ कहाँ आते हैं, इसके बाद कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन वर्णों का ध्यान आपको इसलिए रखना है कि उल्टा पूछ ले तो आपका गलत ना हो। अब लेता हूं दंते स, इसके बाद में भी क है, त, थ, ध्यान देना, श, त्र, और प, फ भी आता है, लेकिन अधिकतर आपके यही वर्ण मिलते हैं। ये मैं आपको उदाहरण देकर तब बताऊंगा, कहीं कहीं आपके ये शब्द भी आते हैं, भले ही आए, लेकिन आपको टुकड़ा करते समय आधा सही देखना है। देखिए इधर, जैसे तालव्य श पहले था, उसके बाद में च, छ और तालव्य श था। मूर्धन्य श क, ट, ठ, प्र और श था। और दंते स में क, त, थ, स, त्र। अब ये क यहाँ पे भी आ रहा, क वहां पे भी आ रहा, शब्दों से पहचान करनी है। तो अब देखिए दंते स के बाद में क, त, थ, श, त्र, तो श का क्या करना है, विसर्ग। कैसे, आपको दे दिया नमस्कार, देखो क्या लिखा है, नमस्कार, श के बाद का आ गया, क्या हो जाएगा, नमः प्लस कार। आगे देखिए नमस्ते, तो क्या हो जाएगा, नमः प्लस ते। ये युग में सब नमस्कार, यानी छोटों के लिए आता है नमस्ते, बड़ों के लिए आता है, बड़ा व्यक्ति छोटों को नमस्कार कहता है, छोटा व्यक्ति बड़ों को नमस्ते कहता है। ये हिंदी के दो अलग अलग शब्द, भिन्नार्थक शब्द भी है। आगे बहिस्थल, बहिस्थल तो आ गया, तो क्या हो जाएगा, बही प्लस थल। आगे दुस्साहस, दुस्साहस तो क्या हो जाएगा, दुहु प्लस साहस। निस्सरती, निस्सर, ये भी निस्सार भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, निहि प्लस सार। ये इस प्रकार से आपको शब्दों का ध्यान देना है। और त्र का भी देख सकते हैं, कहीं कहीं पूछा जाता है, तो विष्णु त्रायते संस्कृत शब्द बनता है, हिंदी में कम बनता है, तो विष्णु प्लस त्राय ते। वाचस्पति, वाचस्पति अब आ गया, तो क्या हो जाएगा, वाचः प्लस पति। ऐसे शब्द आते हैं, दो का प फ उसमें भी आते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से शब्द आपको किस प्रकार से बनेंगे बता देते हैं। श कौन सा आएगा, किस प्रकार से आएगा, उल्टा पूछा जाए तो ध्यान देना है, बाकी सीधा शब्द ऐसा पूछा जाता है, कौन सी संधि है, विसर्ग। आपको विसर्ग भेद नहीं पूछे जाते हिंदी में, ध्यान ही देना है। स का विसर्ग करते स वाला नियम, ओ का विसर्ग करते ओ वाला नियम, र का विसर्ग करते र वाला नियम। तो अपने सत्य विधान में तीनों श पढ़े, कौन कौन सा, पहले पढ़ा तालव्य, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा दंते। अब मैं तीनों श के एक साथ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे हम पता लगाएंगे कितनी समझ में आई संधि या नहीं आई है। चलते हैं, उदाहरण दे रहा हूं, हाँ अब पता लगेगा कि समझ में आया या नहीं आया है। सत्य विधान के उदाहरण आप मन में सोच लीजिए, सही आपके कितने होते हैं। जैसे निःश्वास, तो अब मेरे को वापस समझाने की आवश्यकता नहीं होगी कौन से श के बाद कौन से वर्ण आते हैं, एक बार उदाहरण समझा देता हूं, बाद में पुनः रिवीजन कर लूंगा। निःश्वास तो क्या हो जाएगा, निहि प्लस श्वास, यानी तालव्य श के बाद स आ गया। वयः षष्ठी, वयः प्लस क्या हो जाएगा, षष्ठी। आगे भी देखिए चतुष्षष्ठी, चतुष चतुः प्लस षष्ठी। इसी प्रकार आगे निशब्द, तो क्या हो जाएगा, निहि प्लस शब्द। आगे ज्योतिष शिखर, तो क्या हो जाएगा, ज्योति प्लस शिखर। आगे निसर्ग, निहि
प्लस सर्ग। इसी प्रकार आगे पुनः स्थापना, तो क्या हो जाएगा पुनः प्लस, देखो स का था स्थापना, तो पुनः प्लस स्थापना लग रहा है, लेकिन ये नहीं हो तो स्थापना कर सकते, लेकिन वास्तविक नियम से होगा पुनः प्लस स्थापना। आश्चर्य, ध्यान देना, आहा, ये देखो लग रहा है कि गलत है, लेकिन सही मानना पड़ेगा। आहा प्लस चर्य, कई बार पूछा हुआ शब्द ये। अंतः चेतना, तो क्या हो जाएगा अंतः प्लस चेतना। प्रायश्चित्त, तो क्या हो जाएगा प्रायः प्लस चित्त। आगे पुनःचर्या, तो क्या हो जाएगा पुनः प्लस चर्या। इसी प्रकार से मनः चेतना, तो क्या हो जाएगा मनः प्लस चेतना। नेक्स्ट मनः चिकित्सा, तो मनः प्लस चिकित्सा, चिकित्सा मन की चिकित्सा। हरिश्चंद्र, हरि ही प्लस चंद्र। निस्तारण, निहि प्लस तारण। विस्थापन, वि आगे विसर्ग, विहि प्लस थापन। विस्तार, विहि प्लस तार। निष्कपट, निहि प्लस कपट। इसी प्रकार से बहिष्कार, तो क्या हो जाएगा बहि प्लस कार। दुष्कर, दुहु प्लस कर। पुष्कर, पुहु प्लस कर। बहिष्कृत, बहि प्लस कृत। धनुष पाणी, धनुः प्लस पाणी। परस्पर, परः प्लस पर। बृहस्पति, बृह प्लस पति। भास्कर, भाहा प्लस कर। घृणास्पद, घृणा प्लस पद। पुरस्कार, पुरः प्लस कार। यानी कहने का अर्थ यह है, यदि ऐसा शब्द आपका सीधा आ जाए, कौन सी संधि बिना सोचे समझे सीधा विसर्ग जोड़ने के लिए आए, तब आपको यह ध्यान देना होगा कौन से श के बाद से कौन सा श आता है। तो अपने शत विधान में तीनों श तालव्य मूर्धन्य दंते। तालव्य श के बाद च छ श आता है, तो तालव्य श विसर्ग हो जाता है। और मूर्धन्य श के बाद में क ट ठ प प्र श आता है, तो मूर्धन्य श विसर्ग हो जाता है। दंते स के बाद में क, आगे त थ। देखिए वापस मूर्धन्य और दंते में देखिए, मूर्धन्य है तो इसमें क है, ट देखो ट ठ और प प्र फ ये, और इसमें है क, इसमें भी क है, त है, थ है, स है, त्र है, प फ यहाँ पे भी आ रहा है। जैसे ऐसे आपको मैं दे चुका हूं। ये घृणास्पद देखिए, बृहस्पति, तो कहने का अर्थ है शब्द अपना बता देते हैं कौन सा शब्द किस प्रकार आता है और कैसे तोड़ना है। अब मैं आपको एक विसर्ग की लोप विधान बाकी है, वो करा के बाद में सारे उदाहरण उल्टे दूंगा। ध्यान देना, विसर्ग में 2 वीडियो कहा था, लेकिन एक वीडियो और बनाएंगे। एक अपना विधान बाकी है, उसके 3-4 भाग है अलग अलग, इसलिए वो आराम से समझाऊंगा। और उसके बाद में विसर्ग के सारे संधि के उल्टे नियम डालूंगा जोड़ने के लिए, तब आपको पता लगेगा वास्तव में विसर्ग संधि मेरे समझ में आई या नहीं आई। तो एक वीडियो के लिए और इंतजार कीजिए। आज की कक्षा में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि विसर्ग संधि के मैंने 3 विधान लिए हैं, तीनों आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। आपके घर पे जो भी आपकी पाठ्य सामग्री है उसे आप तुलना कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में हमारी विसर्ग संधि सही समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। नियम रटे नहीं, ओ वाला नियम, श वाला नियम और र वाला नियम दिमाग में ये रखें। सत्व उत्व ऋतु विधान आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपकी इजाजत मांगता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जयतु संस्कृतम।